आज तक आपने दाऊद की सिर्फ वो कहानी सुनी होगी जिसमें मुंबई, डोंगरी, दुबई और पाकिस्तान रहा होगा, पाकिस्तान का कराची रहा होगा। पर आज मेरी कहानी का सेंटर दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। दाऊद और उसका कांड है यहां। इस कहानी में पीएम मोदी भी है, सीएम योगी भी है, अयोध्या का राम मंदिर भी है और विवादित ढांचे के खिलाफ जाकर मंदिर का मांग करने वाला एक मुस्लिम नेता भी है, जिसे दाऊद और शकील किसी भी कीमत पर मौत के घाट उतार देना चाहते थे। लॉरेंस और गोदारा तो क्राइम की दुनिया में धर्म की लड़ाई लड़ने वाला नया खिलाड़ी है। क्राइम की दुनिया में मजहब को घसीटने में दाऊद का अभी भी बहुत पुराना रिकॉर्ड है, जिसके लिए वो किसी भी हद से गुजर जाना चाहता था। और मुंबई के बाद उसकी नजर देश की राजधानी दिल्ली पर थी, जहां मैच फिक्सिंग से लेकर हवाला तक सब में उसका बोलबाला था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हर बार कैसे दाऊद और शकील की हवा टाइट कर दी, वो कहानी आज देखिए आप मेरे साथ पंचम प्रकाश की कहानी। दिल्ली 2018 की सुबह आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली और शोर से भरी होती थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। एक खास इंफॉर्मेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम चुपके से एक जगह पर घात लगाए बैठी थी। उनके पास एक खुफिया रिपोर्ट थी कि दाऊद इब्राहिम का गैंग शहर में किसी बड़े राजनेता की हत्या की साजिश कर रहा है। इस मिशन को छोटा शकील सीधे पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। उसके 3 सबसे भरोसेमंद शूटर आरिफ, अबरार और सलीम शहर में आ चुके थे। ये लोग कोई आम गुंडे नहीं थे, बल्कि पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, यानी कि सुपारी लेने वाले हत्यारे, जिन्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया था, यूपी सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की हत्या। पुलिस को जो कॉल रिकॉर्ड मिली वो सिर्फ कोड में थी, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस टीम ने उसे डिकोड कर लिया था। बातचीत व्हाट्सएप और दूसरे एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए हो रही थी, जो ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। इस सुपारी की लिंक के मास्टर शकील ने शूटरों को निर्देश दिए थे कि वे रिजवी के दफ्तर और घर की रेकी करें और सही मौके का इंतजार करें। पुलिस को पता चला कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। मतलब दाऊद ये किलिंग पैसों के लिए नहीं करवा रहा था, बल्कि उसका मकसद कुछ और ही था, जिसका सीधा संबंध वसीम रिजवी के उस बयान से था जिसने देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। आज अयोध्या में जहां रामलला का भव्य मंदिर है, वहां कभी एक विवादित ढांचा था, जिसको लेकर कई सदी से विवाद चलता आ रहा था। तो इसी विवाद पर यूपी सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने विवादित ढांचे की जगह पर मंदिर बनाए जाने का समर्थन कर दिया और मदरसे के बारे में भी काफी कुछ कहा। फिलहाल उस डिटेल में नहीं जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उनके इस विवादित बयान पर हंगामा हो गया और उनके मौत का फतवा निकलना भी शुरू हो गया। वसीम रिजवी के अंदर खौफ इतना था कि उन्होंने सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को खत लिख डाले कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं मंदिर के समर्थन में हूं, मेरी जान को बचाया जाए। तो आप समझे, दाऊद का गैंग पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक और मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा था। दिल्ली जो देश की राजनीतिक राजधानी है, इस तरह के ऑपरेशन के लिए सबसे सही जगह थी, जहां पर एक सीधा मैसेज दिया जा सकता था। यहाँ की भीड़ में कोई भी आसानी से छिप सकता था और निकल भी सकता था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन में तीनों शूटरों को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके पास से हथियार भी बरामद हुए, जो उनके इरादों का सबूत थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि दाऊद का नेटवर्क सिर्फ मारधार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आधुनिक तकनीक और पेशेवर अपराधियों का इस्तेमाल करके भी अपने मंसूबे को अंजाम दे सकता है, फिर चाहे वो मंसूबा गैंग वॉर हो या फिर मजहबी नफरत फैलाना। यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि दाऊद का हाथ भारत के दिल तक पहुंच चुका है, दिल्ली तक पहुंच चुका है। इस कामयाबी ने दिल्ली पुलिस को एक बड़ी गुत्थी सुलझाने का मौका दिया। एक शूटर से पूछताछ में पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसने बताया कि इस हत्या के लिए जो पैसा आया था, वो एक ऐसे नेटवर्क से आया था जो दुबई से चलकर दिल्ली होते हुए पूरे देश में फैल रहा था और यहां से भी कहीं बाहर। अब दाऊद के इस धंधे को समझने के लिए कि कैसे पैसे का फ्लो चलता है,
इसे समझने के लिए 2018 से अभी 5 साल पहले हुए एक कांड को समझना होगा। उस कांड को जिसमें बड़े बड़े क्रिकेट के देवता फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे और इस पूरे कांड के पीछे दाऊद और उसका काला पैसा था। तो आइए सीधे दिल्ली में दाऊद के उस कांड को समझते हैं, तभी पैसे का फ्लो भी समझ में आएगा कि कैसे कहां से आता है पैसा और कहां को जाता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो साल 2013 की बात है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक ऑफिसर जो रात भर फोन की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, उन्हें एक अजीब सा कॉल मिला। एक बुकी दूसरे से कह रहा था कि आज बिरयानी बनाऊंगा, मजा आएगा। पर ये क्या था? बुकी खाने बनाने की बात क्यों कर रहे थे? दरअसल ये कोई खाने की बात थी ही नहीं, ये तो एक कोड था। कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिसमें हमारे प्यारे क्रिकेट के पीछे छिपी काली दुनिया का पर्दा फाश कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सिर्फ छोटा मोटा सट्टा नहीं, बल्कि एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सट्टे का खेल था, जिसे खुद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से बैठकर चला रहा था, अपने खास गुर्गे छोटा शकील के साथ। तो दिल्ली पुलिस ने ठान लिया कि वो इस केस की तह तक जाएंगे। उन्होंने महीनों तक बुकीज और फिक्सर्स के फोन को चुपके से सुना। एक एक कॉल, एक एक चैट को खंगाला गया। उनके बात करने का तरीका इतना शातिर था कि आम आदमी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। आज बाल्टी में पानी डालना है, इसका मतलब क्या था पता है? आज मैच में स्पॉट फिक्सिंग करनी है। आज तौलिया सर पर रहेगा, इसका मतलब था ओवर की शुरुआत में ही काम हो जाएगा। पुलिस को यह भी पता चला कि इनका नेटवर्क सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं, बल्कि हवाला के जरिए पैसा घुमाना और यहां तक कि दहशतगर्दी के लिए भी पैसे भेजना भी इनका काम था। दाऊद के लिए काम करने वाले बुकीज जैसे कि जुपिटर, चंद्रेश जैन जिसे जैनब भी कहते हैं, और अमित कुमार दिल्ली से मुंबई के बीच में पैसों का लेन देन करते थे। कुल मिलाकर दिल्ली इस पूरे खेल का एक अड्डा बन चुकी थी, जहां से पूरे उत्तर भारत में सट्टेबाजी का जाल फैला था और इसकी डोर डॉन दाऊद इब्राहिम के हाथ में थी, जो पाकिस्तान में बैठा था। इस पूरे रैकेट का सिस्टम किसी बड़ी कंपनी से कम नहीं था और ऊपर से पाकिस्तान में दुबई में बैठे दाऊद और छोटा शकील, उनके नीचे दिल्ली, मुंबई और जयपुर में बैठे मास्टर बुकीज जो सीधे ऑर्डर लेते थे। ये लोग सीधे खिलाड़ियों से भी नहीं मिलते थे, बल्कि इनके बीच में ग्राउंड पर बुकीज या ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते थे इन काम के लिए। ये ग्राउंड बुकीज ही खिलाड़ियों के साथ सीधे सौदे कर कर आते थे और उन्हें पैसे देते थे। सट्टेबाजी का सारा पैसा कैश में ही चलता था और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हवाला का इस्तेमाल होता था। दाऊद के कुछ खास ऑपरेटर ये काम करते थे, जिन्हें हर लेन देन के लिए मोटा कमीशन मिलता था। दिल्ली में बुकीज का एक बड़ा नेटवर्क था जो सट्टेबाजी में कमाए गए अरबों रुपए इकट्ठा करता था। यार ये लोग इतने शातिर थे ना कि कोड सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि लेन देन के दौरान भी, यहां तक कि मैदान में भी इसका इस्तेमाल करते थे। खिलाड़ी लाइव मैच में ऐसे ऐसे इशारे करता था कि सिर्फ दाऊद के बुकीज ही उसे समझ पाते थे। जैसे कोई बॉलर ओवर शुरू करने से पहले अपनी जर्सी ऐसे ऐसे ऊपर खींचता था ना, इसका मतलब था कि ये ओवर जो है वो फिक्स है। या फिर कोई बैट्समैन अपना ग्लव्स बदल लेता था खेल के दौरान अचानक से बिना किसी मतलब के, तो वो भी एक सिंबल होता था। एक खास मैच में तो एक खिलाड़ी ने ओवर की पहली गेंद फेंकने से पहले अपने सिर पर एक तौलिया रखा। ये साफ एक कोड था। ये सब कुछ लाखों लोग टीवी पर देखते थे, पर किसी को कोई भनक नहीं लगी थी कि अंदर क्या चल रहा है। और यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी चालाकी थी। लेकिन इनकी तमाम प्लानिंग को फेल करते हुए पुलिस ने कई खिलाड़ियों को पकड़ा, जिसमें ऐसी संत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान के भी शामिल थे। ये मैच शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन आपको थोड़ी पता चला होगा कि क्या खेल चल रहा है इसके पीछे। जिस मैच को आप एकदम जोश से देखते हैं कि हमारी टीम खेल रही है, वो टीम कभी कभी फिक्स भी होते हैं, और ये खिलाड़ी उसके सबूत हैं कि कैसे इन लोगों ने क्रिकेट को बदनाम किया। पुलिस ने दावा किया कि चंडीला ने एक ओवर में 14 रन देने का वादा किया था और श्रीसंत ने अपने सिर पर तौलिया रखकर कोड सिग्नल दिया था। ये सब सबूत 6000 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज थे, जिसमें दाऊद और शकील सहित 42 लोगों के नाम थे। इनमें कॉल रिकॉर्डिंग, बुकीज के कबूलनामे और पैसों के लेन देन का भी जिक्र था। लेकिन यार कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़ तो कोर्ट में आया। दाऊद का नेटवर्क कानूनी तौर पर भी इतना मजबूत था कि उन्होंने सारे सबूतों को कमजोर साबित कर दिया।
वकीलों ने बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ अटकलें और शक है, कोई पक्का सबूत नहीं है। ऊपर से गवाह भी एक एक कर पलट गए, जैसे उन्हें कभी कुछ पता ही नहीं था। नतीजा 2015 में अदालत ने सभी 36 आरोपी को बरी कर दिया। दाऊद का आपराधिक साम्राज्य एक बार फिर से कानून के शिकंजे से बच निकला। यह केस ये भी दिखाता है कि दाऊद का नेटवर्क कितना मजबूत है। पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाई कि ये कॉल सीधे दाऊद के गुर्गों द्वारा चलाई जा रही थी। उनके पास दाऊद या छोटा शकील की आवाज का कोई टेप नहीं था, और सबसे बड़ी बात, हवाला के काम में कोई कागजात नहीं होती, जिससे पैसों का हिसाब साबित करना लगभग नामुमकिन था। वकीलों ने इस बात का फायदा उठाया और सारे सबूतों को अटकलें कहकर खारिज कर दिया। यह सिर्फ कानून की हार नहीं थी, बल्कि हमारे देश के सबसे प्यारे खेल पर लोगों के भरोसे की हार थी। अब तक आप समझ चुके होंगे कि दाऊद के दोनों बड़े अपराधों, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और क्रिकेट फिक्सिंग के पीछे एक ही ताकत काम कर रही थी, और वो था क्या? पैसा। और ये पैसा कहां से आता है? उसके सबसे बड़े और सबसे छिपे हुए धंधे में से एक है जो हवाला के नाम से जाना जाता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग। 2022 में NIA और ED ने मिलकर उसके इस नेटवर्क पर जो है हमला किया था, दाऊद के इस नेटवर्क पर। और पता है, दिल्ली एक बार फिर से इस कहानी का सेंटर था। NIA की चार्जशीट में बताया गया कि दाऊद का गैंग भारत में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए 12-13 करोड़ रुपए भेज रहा था। यह पैसा पाकिस्तान और दुबई से आता था, और फिर दिल्ली में बैठे उसके गुर्गे इसे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते थे। यार, ये हवाला का नेटवर्क किसी बैंक से भी ज्यादा तेज और बिना किसी कागजी कार्रवाई के काम करता था। यह पूरा नेटवर्क आपसी विश्वास पर चलता था। मान लो कि मुंबई के एक बिजनेसमैन को दुबई में बैठे दाऊद के किसी आदमी को 50 लाख रुपए भेजने हैं, तो वो दिल्ली में बैठे एक हवाला ऑपरेटर को ये पैसा कैश में देता है, 50 लाख उसे कैश में देता है, और ऑपरेटर एक सीक्रेट कोड के साथ दुबई में अपने कॉन्टैक्ट को फोन करता है। दुबई में दाऊद का आदमी बिना किसी देरी के दुबई में बैठे उस आदमी को कैश दे देता है, 50 लाख रुपये। इस पूरे प्रोसेस में पैसा भारत से बाहर जाता ही नहीं है, लेकिन दोनों के खाते साफ हो जाते हैं। पैसा कई खातों और नकली कंपनियों में घूमता था ताकि इसका कोई पता ही ना लगा सके। इसे लेयरिंग कहते हैं। जब पैसा साफ हो जाता था तो उसे दिल्ली में रियल एस्टेट या दूसरे कारोबार में लगा दिया जाता था। इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, जहां काले धन को सीधे किसी वैलिड बिजनेस में मिला देते हैं। दिल्ली के रियल एस्टेट जो इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। इस मामले में एक खास नाम सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट का था, जो छोटा शकील का रिश्तेदार था। सलीम मुंबई से बैठकर दिल्ली में हवाला का लेन देन संभालता था। ईडी ने उसे मुंबई में पकड़ा, लेकिन दिल्ली में उसके नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी थी। जांच एजेंसियों के लिए हवाला नेटवर्क को तोड़ना किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। इस लेन देन में कोई कागजी सबूत नहीं होते हैं और गवाह डर के मारे मुकर जाते हैं। हालांकि एनआईए और ईडी ने कॉल रिकॉर्डिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का इस्तेमाल करके इस नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में इन्हें साबित करना हमेशा मुश्किल होता है। तो देखा आपने, दाऊद का साम्राज्य सिर्फ मारधार और धमकी तक सीमित नहीं है, सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। उसने एक मॉडर्न तकनीक और फाइनेंशियल क्राइम को अपनाकर खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। दिल्ली जो कभी हमारी राजधानी थी, अब दाऊद के ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुकी है। यह दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया अब भी हमारे आसपास है, बस उसका एक तरह से आप कहें तो रूप बदल गया, फॉर्मेट बदल गया है। नए नए गैंगस्टर नए नए तरकीब निकाल रहे हैं, लेकिन क्राइम पहले से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अपने डिजिटल फॉर्म में भी। हालांकि आज जो दिल्ली में दाऊद की कहानी थी, उसमें से हमारे पास दो ऐसे टॉपिक है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। बताइएगा, पहला कि डॉन और गैंगस्टर सट्टे का जो ये बिजनेस है वो कैसे चलाते हैं, कैसे सब कुछ होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। और दूसरा कि ये हवाला का धंधा जो है ये चलता कैसे है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये कैसे होता है और कैसे काले को सफ़ेद बनाया जाता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे ऑपरेट होता है।
इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में कहानी की तरह समझ सकते हैं। तो अब आप बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है या नहीं, और आप ये कहानी सुनना चाहेंगे या नहीं। तो दोनों में से जो भी कहानी आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दाऊद, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल का ही मामला है, वहाँ पे भी दाऊद का पूरा नेटवर्क दिखता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी उठती है कि दाऊद जो है अब है ही नहीं, या दाऊद अब खत्म होने के कगार पे है, दाऊद की अब मौत कभी भी हो सकती है। मेरे कई कमेंट में ऐसा भी लोगों ने लिखा कि अब दाऊद खत्म हो चुका है, बस शकील उसके नाम को ज़िंदा रख रहा है ताकि ये सारा धंधा ऑपरेट होते रहे दाऊद के खौफ के नाम पर। तो आपको क्या लगता है? और इन सभी चीज़ों को लेकर वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस पर भी कोई कहानी लेकर आओ या नहीं वो भी बताइएगा। तो कुल मिलाकर 3 टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं कि जिस पर कहानी आ सकती है। आप बताइएगा कि इस पर कहानी आपको चाहिए या नहीं। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारा परिवार और बड़ा हो। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।